नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री में शायद ये थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर आप इसको पहले के आप दे सकते हैं। आज हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये हमारा मानना है, ये हमारा विश्वास है कि ऐसा नोट्स और इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और विथ ट्रिक आपने शायद शायद ही कहीं देखा होगा। वैसे आप देख भी सकते हैं कि बहुत वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमने इस पे मेहनत किया है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं यहाँ से, ठीक, तो आपके इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं, संभावना इसी की है। ठीक, आपके 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। अगर दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हम लोग पढ़ेंगे आज। क्या है, देखिए, थोड़ी मेरी स्पीड कम होती है तो आप 1.25 पे इसको लगा के आराम से दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिए तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और पीडीएफ के चक्कर में, पीडीएफ देखिए, पीडीएफ जो है ना, कभी निकालना नहीं चाहिए। आज का ज़माना है मोबाइल का, आप आराम से मोबाइल में देखिए, रंगीन फॉन्ट में लिखा हुआ है, आप इसको आराम से अपने मस्तिष्क में इसको विजुलाइज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना होती है 1791 में। ठीक, कौन करते हैं? जोनाथ डंकन साहब। कौन करते हैं? जोनाथ डंकन साहब इसका स्थापना करते हैं। ठीक, और जिस समय ये इसकी स्थापना करते हैं उस समय क्या थे? ये ब्रिटिश रेजिडेंट थे। क्या थे? बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। अच्छा, जो आज का स्वरूप है ये, उसका नाम है संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय। यही यही इसका आज का वास्तविक स्वरूप है। ठीक, यही जो है बनारस का संस्कृत कॉलेज है, पहला 1791 में बना था। कैसे याद होगा? जो ना संस्कृत बोलता है उसे खतरा है। देखो भैया, जो ना संस्कृत बोलता है उसे खतरा है। ठीक, संस्कृत हर भाषा की जननी होती है, बात समझ आ रही है ना? तो भैया, जो ना संस्कृत बोलता है उसे खतरा है। तो जो, देखिए, केवल आपको 15 बार हर प्रत्येक ट्रिक के सेंटेंस को बोलना है, 15 बार। ठीक, और फील लेके बोलना है, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। ठीक है, तो सोचिए, जो ना संस्कृत बोलता है उसे खतरा है भैया। जो ना से क्या हो जाएगा? जोनाथ डंकन। क्या हो जाएगा? जोनाथ डंकन। संस्कृत से हो जाएगा प्रथम संस्कृत कॉलेज। ठीक, और खतरा से क्या बन जाएगा? खतरा को हम लोग हमेशा रिलेट करते हैं, जो हमारे पुराने वीडियो देखे हैं, सतरा से। खतरा सतरा का राइम बन रहा है ना, खतरा सतरा, तो क्या बन जाएगा? 1791। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना, ये क्या था? ये भारत में प्रथम मदरसा था। क्या था? भारत में प्रथम मदरसा था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक, और इसके प्रथम नाजिम, नाजिम का मतलब होता है प्रमुख। ठीक, इसके प्रथम नाजिम कौन थे? मौलवी मोइजुद्दीन। कौन थे? मौलवी मोइजुद्दीन। अच्छा, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? वार हेस्टिंग्स कलकत्ता में मदरसा खुलवा दिए, खतरा होगा। एक फिर लेके बोलिए 15 बार। वार हेस्टिंग्स कलकत्ता में मदरसा खुलवा दिए, खतरा होगा। वार हेस्टिंग्स कलकत्ता में मदरसा खुलवा दिए, खतरा होगा। केवल 15 बार बोलिए इसको। ठीक, तो वार हेस्टिंग्स क्या बन जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में क्या आएगा? कलकत्ता में मदरसा, प्रथम मदरसा, और खतरा को हम लोग रिलेट करते हैं हमेशा 17 से 1780। बात समझ में आ रही है? जो इस मदरसा से पढ़ते हुए बच्चे थे, उन स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषिक मतलब इंटरप्रेटर का रूप में काम करते थे, या अपनी अपनी उनकी सहायता करते थे। बात समझ में आ रही है? इंटरप्रेटर के रूप में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है?
पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ठीक है, पेरिस की जो रॉयल सोसाइटी थी, जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी, उसका जो मेंबरशिप है वो माइकल मधुसूदन दत्त को दी गई थी। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना, ध्यान यहाँ देना है। देखिए, सारे लोग को पता होता है कि चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, ये मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। इस पर ध्यान देना है आपको कि जो इसकी प्रस्तावना भगवत गीता का स्वयं किसने लिखा था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। बात समझ में आ रही है? पॉइंट्स पे ध्यान देते चलिएगा। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार भी किया था। इंपॉर्टेंट है, कभी स्टेटमेंट बना के आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक बस यहीं पे नहीं वर्ड जोड़ दिएगा। ठीक, और नहीं वर्ड जहां आता है तो सोचिए वो जबरदस्ती सेंटेंस को गलत करने के लिए आता है। बात समझ आ रही है? 70 to 80% में। ट्रिक क्या है भैया? देखो, मधु नाम की लड़की है, मधु नाम की एक गर्ल है, वो कहाँ रहती है? वो पेरिस की रॉयल सोसाइटी में रहती है। बात समझ आ रही है? फिर लेके बोलिए, मधु कहाँ रहती है? मधु पेरिस की रॉयल सोसाइटी में रहती है, तो मधु से बन गया मधुसूदन दत्त, और पेरिस की रॉयल सोसाइटी से क्या बन गया? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा, भगवत गीता का प्रस्तावना हंस के लिखो। ठीक, भगवत गीता का अगर आप प्रस्तावना या प्रियम्बल उसका लिख रहे हो, उसकी जो प्रस्तावना आप लिख रहे हो, तो क्या रो के लिखोगे? नहीं ना, हंस के लिखोगे ना। तो भगवत गीता की जो प्रस्तावना हंस के लिखो, तो भगवत गीता की प्रस्तावना हंस से बन गया हेस्टिंग्स। ठीक, बात समझ में आ रही है? आगे पढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी, ठीक, वो पेरिस की थी, ये दूसरी चीज है एशियाटिक सोसाइटी। अच्छा, स्थापना 1784 में, 1784 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। अच्छा, सर विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था, और ये इसके सभापति भी नियुक्त हुए थे। सर विलियम जोन्स ही इसके स्वयं सभापति भी नियुक्त हुए थे। ठीक, सर विलियम जोन्स हेस्टिंग के समय कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जो सर विलियम जोन्स हैं वो हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। अच्छा, सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? कालिदास का। ठीक, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? कालिदास का। तथा गीत गोविंद किसका रचना है? जयदेव जी का अंग्रेजी अनुवाद तथा अभिज्ञान शकुंतलम का 5 संस्करण इन्होंने प्रकाशित किया था। ये 5 यहीं पे दे देगा, 10, 6, तो इसको आप लोगों को पकड़ना है। ठीक, तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का और गीत गोविंद जयदेव का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स साहब ने। अच्छा, मनुस्मृति बहुत कंट्रोवर्सी में रहती है। मनुस्मृति का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने ही किया था। ठीक, किस नाम से किया था? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। ठीक, बात समझ में आ रही है? इस नाम से इन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी, अनुवाद किया था। ठीक, अब आते हैं हंटर आयोग। ठीक, हंटर आयोग 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में W. हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना की गई। बात समझ आ रही है ना? 1854 में वुड डिस्पैच भी आया था, इसी की समीक्षा के लिए हंटर आयोग भी आया था। ठीक, हंटर एक कमीशन मिलता है आपको 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बना था, वो अलग चीज है। और इसका संबंध क्या है? इसका संबंध शिक्षा से है। बात समझ में आ रही है ना? आगे देखते हैं, हम लोग इसको अभी पढ़ेंगे वुड डिस्पैच को। देखिए, आयोग की रिपोर्ट में जो हंटर आयोग था, ठीक, आयोग की रिपोर्ट, कौन सी आयोग? हंटर आयोग।
ठीक है। तो हंटर आयोग के रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। मतलब हंटर आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का विकास और सुधार होना अति आवश्यक है। बात समझ आ रही है? ट्रिक क्या है? अरे इसे 82 हंटर मारो, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना है। फिर देखिए, किसी भी ट्रिक वाले सेंटेंस को 15 बार बोलना है, ठीक। इसे 82 हंटर मारो, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना है, ठीक। इसे 82 हंटर मारो, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना है। तो 82 से क्या बन जाएगा? 1882। हंटर से क्या बन गया? हंटर आयोग। प्राथमिक शिक्षा से क्या बन गया? प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना है। आपको अभी लग रहा होगा कि मास्टर पागल हो गया है एकदम से, कुछ भी सेंटेंस बना के ट्रिक बनवा के बोल रहा है। भैया ये ट्रिक ही है जो आपको एग्जाम में रिकैप करने में मदद करेगी। अभी 15 बार बोल लो, 2 दिन बाद फिर इस वीडियो को एक बार देख लेना, 1.5 पे देख लेना, कुछ दिन बाद 2 पॉइंट पे देख लेना। भैया बता दे रहे हैं, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चीजें दिमाग में एकदम बैठती जाएंगी। बात समझिए, बिना क्लू के आप कितना डेटा याद करोगे। जब एग्जाम में पूछेगा ना हंटर आयोग के बारे में, तो दे देगा 1882, 1782, 1883, तो उसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे। बात समझ आ रही है? तो इसे 82 हंटर मारो, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना है। इसे 82 हंटर मारो, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना है, ठीक। अब आते हैं हम लोग सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग कब बना? 1917। 1917। संबंध क्या है? उच्च शिक्षा से। यहीं पे नोट करना है, हंटर आयोग का संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा से। किससे था? प्राथमिक शिक्षा से। बात समझ में आ रही है? और सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से। उच्च शिक्षा में सुधार करना है, इनको प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना था हंटर वालों को, ठीक। विशेष रूप से जो ये बना था सैंडलर आयोग, विशेष रूप से उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, बहुत ही मतभेद उत्पन्न हो रहे थे। तो उन समस्याओं के जांच के लिए इसका गठन हुआ था, ठीक। डॉक्टर M.E. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, ठीक। जो डॉक्टर M.E. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वो इसके अध्यक्ष भी नियुक्त हुए, ठीक। इसमें 2 भारतीय मेंबर भी थे, इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 भारतीय मेंबर भी थे। कौन? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष भगवान शिव का पर्यायवाची भी है, ठीक है। तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक। तो आशुतोष और जियाउद्दीन ये 2 लोग सैंडलर आयोग में मेंबर थे, याद रहेगा। आशुतोष और जियाउद्दीन ये 2 लोग किसमें? सैंडलर आयोग में भारतीय मेंबर भी थे। अच्छा, आयोग का विचार क्या था? जो सैंडलर आयोग था उसका विचार क्या था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, ठीक। सैंडलर आयोग ने क्या, देखिए 2 पॉइंट याद रखिए कि जो सैंडलर आयोग है, ठीक है, उसका 2 विचार था कि उच्च शिक्षा पर जोर देना है अपने को, और दूसरा इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा है उस पे भी हमको जोर देना है, अगर विश्वविद्यालय का शिक्षा का सुधार करना है तो। बात समझ आ रही है? भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में उठा के ये क्वेश्चन बना के आपको पढ़ देगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद, पकड़ना है, भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि मेंबर थे, कौन? लॉर्ड मैकाले को बंगाल की
लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। बात समझ में आ रही है? मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। भले वो काला था, देखिए इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी लोग, बस हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। भले वो काला था लेकिन किसका समर्थन किया? अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग गोरे होते हैं। एक बात बता रहे हैं हम जनरली, मतलब ये नहीं कि एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, नहीं, मैक्सिमम अंग्रेजी बोलते हैं, गोरे होते हैं। हम याद करें तो सोचिए कि भले वो काला था लेकिन किसका समर्थन किया? अंग्रेजी का। ठीक, अच्छा, ट्रिक क्या है इसका कि मैं काला हूं लेकिन अंग्रेजी जानता हूं। मैं काला हूं लेकिन अंग्रेजी जानता हूं। 15 बार बोलिए फिर लेके, मैं काला हूं लेकिन अंग्रेजी तो जानता हूं। भले मैं काला हूं लेकिन मैं अंग्रेजी जानता हूं। तो मैं काला से क्या बन गया? मैं काले। और अंग्रेजी से क्या बन गया? अंग्रेजी भाषा का समर्थन कर रहा था इन्हें। बात समझ में आ रही है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं इसको। इसका संबंध शिक्षा से है। ठीक, शिक्षा में आजकल लोग शिक्षा पे तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, खाली रील बनाने में फिल्टर यूज कर रहे हैं। ठीक, आजकल लोग शिक्षा पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं, खाली बस रील बनाने चक्कर में फिल्टर पे ध्यान दे रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। वो बोल ही रहा है कि मैं काला तो हूं लेकिन कम से कम अंग्रेजी तो जानता हूं। ठीक, देखिए ट्रिक क्या है। मैं काला हूं, रुको फिल्टर लगा लेता हूं। मैं काला हूं, रुको फिल्टर लगा लेता हूं। तो मैं काला से बन गया मैं काले, फिल्टर से बन गया फिल्ट्रेशन थ्योरी। बस मेरी 15 बार फिर लेके बोलिए, मैं काला हूं, रुको फिल्टर लगा लेता हूं। मैं काला हूं, रुको फिल्टर लगा लेता हूं। तो मैं काला से क्या बन गया? मैं काले। फिल्टर से क्या बन गया? फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक, फिल्ट्रेशन थ्योरी में था क्या ऐसा? शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए तथा इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी ने यह कहा कि जो समाज के उच्च वर्ग हैं, ठीक, उच्च वर्ग में ज्ञानी भी शामिल थे, पैसे वाले भी, ठीक, जो उच्च वर्ग के हैं उनको पहले शिक्षा दो और उनके तहत शिक्षा जो है नीचे डाउनवर्ड स्लोप में एक स्तर बाय स्तर लोगों को मिलती जाएगी। यही था आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी। किसने दिया? मैकाले ने। मैकाले ने क्या कहा? मैं काला हूं, रुको फिल्टर लगा लूं भैया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी। याद रखिएगा इस चीज को कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी वो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, इसको बोलते हैं मिनट, से पड़ी। ठीक, मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपने तिरस्कार शब्द कहा, कटाक्ष कहा उसने। मैकाले ने क्या कहा? कटाक्ष किया। किसके ऊपर? भारतीय रीति रिवाजों के ऊपर। बात समझ आ रही है? उसने कहा, मैकाले ने कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। घंटा। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। उसको ऐसा लगता था, लेकिन वो भूल गया था कि भारत ही में सारे धर्म, साहित्य, ग्रंथ और समस्त ज्ञान की जननी भारत ही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को
मैकाले के प्रपोजल को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक के शासनकाल में मैकाले के जो प्रपोजल था कि भैया भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। वुड डिस्पैच हम लोगों ने पढ़ा था ना 1854 ऊपर, ठीक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1854 में इसकी स्थापना हुआ था और शुरुआत किसने किया था? चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड ने। अच्छा, इसको आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई की स्थापना 1857 में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने और शायद 2 बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि इसको आधार बनाकर, किसको? वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई की स्थापना 1857 में की गई। अच्छा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 स्टार। एक हमारे तरफ देखिए डीके कर्वे साहब, यही है डीके कर्वे साहब, ठीक। इनका पूरा नाम क्या है? ढोंडो केशव कर्वे। ढोंडो केशव कर्वे। अच्छा, 1916 में कर्वे जी के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1916 में कर्वे जी ने। अच्छा, इसका नाम क्या था? नाथीबाई दामोदर ठाकरे से महिला विश्वविद्यालय। क्या नाम था? नाथीबाई दामोदर ठाकरे से महिला विश्वविद्यालय, ठीक। अच्छा, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अच्छा, इन्होंने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। बासनारी कर्वे जी ने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की भी स्थापना की थी। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की भी स्थापना की थी। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इनको भारत रत्न भी मिला है। बात समझ आ रही है? लेकिन क्या है ट्रिक, क्या है? डीके, एक मेरा दोस्त है डीके, मेरे दोस्त का नाम है डीके दिलीप कुमार, ठीक। डीके, मैं कह रहा हूं डीके से, डीके 16 कल महिला विश्वविद्यालय चलना है। डीके, ए डीके, डीके 16 कल महिला विश्वविद्यालय चलना है। ए डीके, डीके सुन रहा है? ए डीके, डीके 16 कल महिला विश्वविद्यालय चलना है। 15 बार बोलिए इसको आप लोग। डीके से बन गया डीके कर्वे, 16 से बन गया 1916, और बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ठीक। अब आते हैं हम लोग डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है, कुछ 1-2 बार पूछा हुआ है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई तथा 1884 में इसे औपचारिक रूप से गठित किया गया। देखिए, जब भी पूछेगा औपचारिक रूप से गठन तो 1884 मारना है, याद रखिएगा, ठीक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो संस्थापक लोग थे उसमें कौन कौन थे? वीके चिपलुनकर, बीजी तिलक साहब, गोपाल गणेश आगरकर और एमबी नाम जोशी। ये 4 नाम याद कर लीजिएगा कि वीके साहब थे, तिलक साहब थे, गोपाल गणेश आगरकर थे और नाम जोशी साहब थे। ये 4 लोगों का सहयोग था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को स्थापित करने के लिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पूरा इनका चरित्र चित्रण पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ इनका क्या योगदान था ये देखते हैं कि राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। यही सेम लाइन बना के स्टेटमेंट बना के दे देगा, बस नहीं शब्द जोड़ देगा या सिंपल पूछ लेगा, ठीक। तो नहीं शब्द जोड़ेगा तो वो
ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, 1817 में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, क्या है? हिंदू राजा से खतरा नहीं है। 15 बार बोलिए। आप खुद सोचिए, क्या कभी हिंदू राजा से खतरा है? नहीं है। हिंदू राजा से खतरा नहीं है। हिंदू से बन गया हिंदू कॉलेज, राजा से बन गया राजा राम मोहन राय, और खतरा को हम लोग हमेशा रीड करते हैं 17 से 1817। बात समझ आ रही है? हिंदू और राजा से खतरा नहीं है। 5-6 बार 15 बार बोलना है आपको। ठीक, देखिए मेयो कॉलेज, एक था मेयो कॉलेज। 1875 में अजमेर में इसकी स्थापना होती है। मेयो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। इसका अब नाम चेंज हो गया AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1875 में स्थापना हुई अलीगढ़ में। और संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना भी यहीं पर हुई। और इन दोनों की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने किया। AMU की स्थापना और संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया। अच्छा, इन्होंने तहजीब उल अखलाक अखबार इन्होंने निकाला था। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक अखबार इन्होंने निकाला था। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है। सिंगल फैक्ट है कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1824 में हुआ था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1824 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनको भी हम लोग अलग से पूरा कवर करेंगे। बाकी यहाँ शिक्षा में इनका क्या योगदान था ये देखिए कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की प्रबल रूप से वकालत किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। याद रखिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय साहब ने। अच्छा, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। 1916 में BHU की स्थापना किसने किया था? मालवीय साहब ने। और शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। देखिए, स्थापना सबको पता होता है और सन तो भी रटा हुआ सबका BHU का। एक चीज क्या है कि BHU का शिलान्यास हार्ड था। शिलान्यास जब पूछता है तो उसी में हम लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक, तो ट्रिक क्या है इसका कि BHU का शिलान्यास हार्ड था, आसान नहीं था। BHU का शिलान्यास कराना हार्ड था, तो BHU से क्या बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और हार्ड से क्या बन गया? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था। अच्छा, मालवीय साहब 1919 से लेकर 1939 तक इसके कुलपति भी थे। ठीक, कभी सिंगल फैक्ट बना के या स्टैंडर्ड बना के आपसे पूछ सकता है कि 1919 से लेकर 1939 तक इसके कुलपति भी थे। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की। इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 स्टार क्वेश्चन है ये कि मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक समाचार पत्र और पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित किया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी एवं अन्य ने इसकी स्थापना की थी। इनके नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कई स्रोतों में कुछ और नाम मिलता है, लेकिन ज्यादातर स्रोतों में सतीश चंद्र मुखर्जी का नाम सामने आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 को। ये डेट मत भूलिएगा, डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हिंदू पॉलिटी किताब है, हिंदू पॉलिटी एक किताब है, उसके लेखक कौन है? काशी प्रसाद जायसवाल। कौन है? काशी प्रसाद जायसवाल। हिंदू पॉलिटी में है क्या? प्राचीन भारत में राजनीतिक
और संवैधानिक इतिहास पर महत्वपूर्ण कृति है। मतलब प्राचीन भारत में की जो राजनीति व्यवस्था थी और जो संवैधानिक इतिहास था उसका, उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण लेख इसमें लिखा गया है। हिंदू पॉलिटी एक किताब है, इसके लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, काशी प्रसाद जायसवाल साहब। देखिए काशी एक जगह है, काशी को क्या बोलते हैं, बनारस, बनारस, ठीक, बनारस। तो बनारस में लोग क्या करते हैं, बनारस में लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, बनारस में लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है, बस ये ट्रिक है अपना कि हिंदू पॉलिटी पढ़ते हैं काशी में, हिंदू पॉलिटी पढ़ते हैं काशी में। 15 बार बोलिए इसको, हिंदू पॉलिटी पढ़ते हैं काशी में, हिंदू पॉलिटी पढ़ते हैं काशी में। हिंदू पॉलिटी से बन गया हिंदू पॉलिटी पुस्तक, काशी से बन गया काशी प्रसाद जायसवाल साहब, ठीक। द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है, आर्थर लेवेलिन बासम साहब। द वंडर दैट वाज इंडिया का लेखक कौन है, आर्थर लेवेलिन बासम, 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 ठीक। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी साहब। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी साहब। ट्रिक क्या है इसका, धर्मानंद जी इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देंगे। भैया इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कौन देगा, धर्मा जी देंगे। बात समझ आ रही है ना, धर्मा जी, धर्मानंद जी। देखिए जो धर्मानंद जी हम महाराज हैं वो इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देंगे। तो धर्मानंद से क्या बन जाएगा, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, और इंडियन हिस्ट्री इंट्रोडक्शन से क्या बन जाएगा, पुस्तक का नाम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, विसेंट स्मिथ। कौन है, विसेंट स्मिथ। द अर्ली हिस्ट्री, इसका ट्रिक बड़ा बड़ा सा मस्त है। अर्ली सेंट कर दिया, अर्ली में होता है जल्दी, मतलब पहले, पहले सेंट कर दिया, अर्ली सेंट कर दिया, अर्ली, अर्ली सेंट, अर्ली सेंट, अर्ली सेंट, अर्ली सेंट, ठीक। तो अर्ली से क्या बन जाएगा, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेंट से क्या बन जाएगा, विसेंट स्मिथ। क्या बन जाएगा, विसेंट स्मिथ। तो हम लोग का ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, और कैसा लगा ये पूरा कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस नोट्स पे, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।